राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी अभूतपूर्व तरीके से जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है और प्रौद्योगिकी का आयात न करना या इसके लिए दूसरों पर निर्भर न रहना भारत का लक्ष्य होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए बुधवार की सुबह सर्द रही। आज न्यूनतम तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे टैंकर और मशीनों में आग लगाई। पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी, कहा केंद्र जल्द जारी करे गरीबों का पैसा। पिछले 24 घंटे में देश के सामने आए कोरोना वायरस के 341 नए मामले। केंद्र सरकार ने की बड़ी बैठक। नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन के रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने अयोध्या में प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर की चर्चा। लोकसभा से 2 और सांसद हुए सस्पेंड। निलंबित हुए सांसदों की संख्या बढ़कर हुई 143। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उच्च न्यायालय ने अवैध होर्डिंग पर कदम नहीं उठाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। भाजपा पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि देश में एक पार्टी का शासन स्थापित करना चाहते हैं पीएम मोदी और भाजपा। लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपने स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी, विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर उभर रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानजनक स्थिति प्राप्त की है। उन्होंने चंद्रयान मिशन की बात करते हुए कहा कि भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। पूरे विश्व में चलने वाली जलवायु परिवर्तन की वार्ता में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि G20 के इस कार्यक्रम के दौरान जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, उसमें भारत के नेतृत्व में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन ग्रोथ की बात रखी गई, आज पूरे विश्व में उसको स्वीकारा गया है। लेकिन विकासशील देशों को अपनी इस विकास की यात्रा में फाइनेंस भी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में जब तक हम इस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को बहुत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तब तक पूरे विश्व के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं अपने एक लगातार अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त की है। इसको कह सकते हैं इंडियाज राइजिंग स्टेचर ग्लोबली। अब हम केवल विकासशील देश नहीं रहे हैं। आज मिशन चंद्रयान जैसे अभियान को चला करके दुनिया में खोज की, विज्ञान की, इनोवेशन की और कैपेसिटी की अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर चुका है। कैपेसिटी केवल इस मायने में नहीं है कि हम चंद्रयान पे पहुंचे हैं, हमने सबसे कम पैसों में तकनीक का भी ऐसे इस्तेमाल किया है जो ये बताती है कि भारत कम फाइनेंशियल ताकत में भी चांद पर पहुंच सकता है। और इसलिए भारत का जो चंद्रयान का बजट था वो केवल 615 करोड़ रुपए था। भारत ने दुनिया को सिखाया है कि अगर ये ताकत हो, अगर क्षमता हो, अगर योग्यता हो, तो अपने संसाधनों के अंदर भी वैश्विक उपलब्धियों को पाया जा सकता है। हमें पता है कि 2014 से और 2019 के इस कार्यकाल में पूरी दुनिया ने कोविड के पैंडेमिक को देखा था। लेकिन कोविड के पैंडेमिक में ऐसा लगता था कि दुनिया में जो बड़ी देश जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है
वो शायद इस महामारी के चपेट में आके अपनी आर्थिक स्थिति से बदहाल हो गए। लेकिन WHO के जो ने कहा कि प्रिपेयर्ड इंडिया इज अ प्रिपेयर्ड वर्ल्ड। भारत ने जिस प्रकार से कोविड की अपनी तैयारी करी और 1,30,00,000 की आबादी, 37 स्टेट और यूटी, 770 डिस्ट्रिक्ट और मल्टीप्लिटी ऑफ की पब्लिक हेल्थ के जो एक्शन को जो भारत सरकार के द्वारा किया गया, आज उसको विश्व में एक मान्यता प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बड़ी बना 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है। ये इस बात को बताता है कि आज पूरे देश भर में जो हम विकसित भारत की संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, वास्तव में इस अभियान का जो सबसे बड़ा मूल लक्ष्य है कि भारत ने अपनी बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए विकास के जिस लक्ष्यों को प्राप्त किया है 2047 में, वो भारत दुनिया का सबसे बड़ा भारत बनेगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण आधारित विकास, ग्रीन ग्रोथ डेवलपमेंट, चंद्रयान पे जाना, ये सब तो है ही, लेकिन भारत अपनी जो मूल विरासत है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष में भी दुनिया में एक ग्लोबल स्ट्रेचर लिया है। आपको पता होगा 2014 में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हमने योगा को एक बड़े अभियान के रूप में रखा है, जो सर्ववेद मंदिर बना है। ये इस बात को दर्शाता है कि हम अपने योग, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, कल्चरल इन्फ्लुएंस के द्वारा दुनिया में एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम परिणित हो रहे हैं। और इसलिए भारत में एलिफेंट विस्पर जैसी जो मूवी है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है। प्रधानमंत्री जी के साथ जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हम उनको बहुत नज़दीक से इन वैश्विक बहुपक्षीय वार्ताओं में देखते हैं, जिस प्रकार का उनके नेतृत्व के प्रति हम एक सम्मान देखते हैं, वो बहुत बड़ा विषय है। COP28 में भी आपको पता होगा कि दुनिया के सब देशों के जब डायलॉग शुरू होते हैं, उससे पहले UAE ने सबसे पहले केवल शुरुआत में उसके ओपनिंग रिमार्क के लिए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया। इस बार COP में जब फाइनेंशियल डायलॉग की भी बात शुरू हुई तो उसके भी ओपनिंग रिमार्क के लिए प्रधानमंत्री जी को आकर्षित किया। बाद में दुनिया के बड़े नेता पैनल डिस्कशन पे आए। क्योंकि ये विजन, इसको हमने ग्लोबली स्ट्रेचर की दृष्टि से बढ़ाया है। हम इन सब विषयों के लिए जो आगे बढ़े हैं, भारत की जनता का बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का योगदान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों का उत्साह और उनमें कुछ करने का जज्बा देखकर प्रतीत हो रहा है कि खिलाड़ी अब तैयार हैं। उन्होंने कहा कि खेल हमारे जीवन में जोश पैदा करने का काम करते हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य स्तर पर होने वाले खेल महाकुंभ 2023 उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मैं सबसे पहले तो आज इस खेल महाकुंभ के उद्घाटन अवसर पर आप सबका, उत्तराखंड से आए हुए, उत्तराखंड के कोने कोने से यहाँ पहुंचे हुए सभी युवा खिलाड़ियों का, सभी प्रतिभागियों का अपनी ओर से सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी ऊर्जा और उत्साह और आपके कुछ करने का जो जज्बा है वो देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि जिसकी मेजबानी हम सबको मिली है, उत्तराखंड को मिली है 38वें राष्ट्रीय खेल की, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। भाइयों बहनों, खेल हमारे जीवन में जहां उत्साह लाते हैं, उमंग भरते हैं और एक जोश पैदा करते हैं, और ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक विकास के लिए भी, कैसे हमें समाज में रहना है, कैसे परिवार में रहना है, किस प्रकार अपने साथियों के साथ व्यवहार करना है, अन्य लोगों के साथ कैसे रहना है, ये इसके लिए भी खेल बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, स्वस्थ रहने के लिए, दिमाग की क्षमता को विकसित करने के लिए, और एक टीम वर्क यानी कि सब मिलजुल कर किसी लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, ये सिखाने का काम, इस प्रकार का कार्य करने का अवसर, यह भी हमको खेल से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने और जो जीतने की क्षमता, यह भी प्रदान करता है। प्यारे खिलाड़ियों, राज्य स्तर पर होने वाला ये जो खेल महाकुंभ है, ये उत्तराखंड के जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, उनको अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत नीचे से खिलाड़ियों को मौका मिलता है। जो हमारे पंचायत की निचली से निचली इकाई है, उस इकाई से प्रतिभाग करके
यहाँ तक आने का अवसर मिलता है और यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए किसी सिफारिश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, बेटा बेटी गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, वह भी अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य स्तर तक क्वालिफाई कर सकता है और उसकी जो अपनी काबिलियत है, जो उसकी योग्यता है, क्षमता है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकता है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार खेल महाकुंभ को विशेष प्रोत्साहन दे रही है और उसी का परिणाम है कि लगातार जो इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2 लाख से 4 लाख पहुंची और 4 लाख से अब 5 लाख तक ये संख्या पहुंचेगी। ये इसका स्पष्ट प्रमाण है। पहले पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर खेलने के लिए के बाद ही आप सभी राज्य स्तर पर इस खेल महाकुंभ द्वारा अपनी खेल प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आप तैयार हैं। आप सभी को देखकर, आप सबके जोश जज्बे को यहाँ पर जब मलखंभ हो रहा था, मैं कह सकता हूँ कि आप सब पूरी तरह से तैयार हैं। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस खेल महाकुंभ में हमारे प्रदेश में बेटियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जो निश्चित रूप से बहुत ही हम सबको ऊर्जा प्रदान करने वाला है। यह आप सभी युवाओं की प्रतिभा का कमाल है कि आज विश्व में कोई भी खेल का मैदान हो, हर खेल के मैदान पर आज भारत का तिरंगा लहराता हुआ दिखता है। आज विश्व पटल पर खेलों के क्षेत्र में भी भारत का लगातार मान बढ़ रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस खेल महाकुंभ का उद्देश्य प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, उन प्रतियोगिताओं के लिए भी तैयार करना है। हमारे प्रदेश में होने वाले आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनके संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। प्यारे खिलाड़ियों, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हमने अनेकों प्रकार से पहले ही, क्योंकि जब हमें ये था कि इसकी मेजबानी करनी है, तो अनेक प्रकार की हमने तैयारियां पहले से ही प्रारंभ कर दी थी। मैं एक बार फिर से आप सभी खिलाड़ियों को इस खेल महाकुंभ में अच्छे प्रदर्शन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं बाबा केदार से, भगवान बद्री विशाल से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आपका खेल अच्छा हो, आप उत्कृष्टता को प्राप्त हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। इतनी शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. लोकप्रिय जन जन की आवाज, सत्य के पुजारी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मार्ग पर चलने वाले, राष्ट्र सर्वप्रथम का उद्घोष। इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक अपने स्थापना के 28 वर्ष सफलतापूर्वक गुजारकर 16 दिसंबर 2023 को 29वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। समस्त राष्ट्रवासी, विज्ञापनदाता, पाठक, शुभ चिंतकों को इंडिया दर्पण दैनिक मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। गुमला की वीरभूमि झारखंड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम सोरेन ने कहा कि अपने क्षेत्र में शिविर के जरिए लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि अपने गांव, पंचायत, वार्ड में लगने वाले शिविरों के जरिए राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य लें। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के इस पड़ाव में हम लोग आज गुमला जिला आए हैं और कसीरा पंचायत में है। ये शिविर सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य में लगा हुआ है और विगत 23 नवंबर से
हमने इसका शुभारंभ किया और ये शिविर के माध्यम से आप लोगों के कुछ समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है और कई समस्याओं के आवेदन भी लिए जा रहे हैं। योजनाओं से भी आपको लाभान्वित किया जा रहा है और कई योजनाओं के आवेदन भी लिए जा रहे हैं। ये शिविर तीसरी बार पूरे राज्य में लगभग 1 महीने भर के लिए अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग गांव में हर दिन लग रहा है। इससे पहले 2021 में हम लोगों ने ये शिविर लगाया था, फिर 2022 में भी शिविर लगाया और अब ये 2023 में ये तीसरा शिविर हम लोगों ने लगाया। और ये शिविर लगाने के पीछे का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य मात्र ये है कि जैसे कि हमने सरकार बनने से पहले कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं चलेगा, बल्कि हमारी सरकार गांव-गांव, पंचायत-पंचायत से चलेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम विगत 2021 से प्रारंभ किया। हमारा झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ गरीब गुरुआ लोगों की सबसे अधिक संख्या है। यहाँ मजदूर, किसान तबके के लोग अधिक हैं। 80% जो लोग हैं इस राज्य का हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं। और आज कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे लोग हैं हमारे गांव में जिन्होंने कभी ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, कभी बीडीओ सीओ को नहीं देखा और डीसीएसपी को तो बात ही बहुत दूर है। इसीलिए हमने ये तय किया है और हमारे बेचारे ग्रामीण अपने कामों को लेकर दलाल और बिचौलियों के चक्कर में फंस जाते थे। इसीलिए हमने सोचा कि ये सरकार अब किसी को ब्लॉक नहीं बुलाएगी, किसी को जिला नहीं बुलाएगी, बल्कि खुद ब्लॉक कार्यालय उसके घर के दरवाजे में जाएगा। पहला जब हम शिविर लगाए तो 35 लाख आवेदन हमको मिला। दूसरा शिविर लगाए तो लगभग 55 लाख से अधिक शिविर हमको आवेदन मिला हमें उन शिविरों से। इतना ज्यादा समस्या गांव में कैसे रह गया विगत 19-20 वर्षों में समझ में नहीं आया। शिविर की समस्या इतनी बड़ी थी कि हम लोगों को समझ में नहीं आया कि इस काम को कहां से शुरू किया जाए। तो हम लोगों ने सिलसिलेवार सबको बनाया कि कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में। 1, 2, 3, 4, 5 करके लंबा फहरिस्त बना हुआ है। अभी भी एक एक करके हम लोग समस्या को समाधान कर रहे हैं। और पहला शिविर का परिणाम ये हुआ जहां हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग अपना 2 वक्त के अनाज के लिए इधर उधर, कोई राशन कार्ड बनाने के लिए भटक रहा है, कोई पेंशन के लिए भटक रहा है। 80-90 साल हुआ, ना राशन मिला ना पेंशन मिला। हमने नियम बना दिया कि अब इस राज्य का जितना भी 60 साल का बुजुर्ग है, सभी बुजुर्गों को हम पेंशन देंगे। उसके लिए कोई आधार कार्ड का जरूरत नहीं। तो कई सारी चीजें हैं। अभी विशेषकर यहाँ पर हमारे हाथ में 3-4 किताबें हैं, छोटा छोटा। ये सारी किताबें हमारे स्कूल के बच्चों, स्कूलों में भी जाएंगे, हमारे स्कूल के लाइब्रेरी में भी जाएगा। और हम आप सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहेंगे, बेटा हम लोग के माँ बाप लोग, कई माँ बाप ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उसको पता ही नहीं है बेचारा क्या सरकार करती है। तो हमने इन किताबों में वो सारी योजनाएं बनाई हैं जो आप लोगों के लिए है। और योजना का लाभ कैसे लेना है, कहां से लेना है, वो सारा इस किताब में है। आप अपना कक्षा का किताब तो पढ़िएगा, अपनी क्लास की किताबें तो पढ़ेंगे ही, लेकिन माँ बाप को सहायता करने के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको सहायता करने के लिए इन किताबों को भी देखिएगा, पढ़िएगा, ताकि आप घर में बता सकें कि पिताजी आपके लिए भी सरकार ने ये योजना बनाया है, इसका भी आप लाभ लीजिए। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के विषय में बोलते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी ने आज तक एक भी अनधिकृत कॉलोनी को पास नहीं किया, जबकि पीएम मोदी ने सारी कॉलोनियों को पास किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी सांसदों से मास्टर प्लान 2041 को समर्थन देने की भी बात कही। आज ये बिल आया तो मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि हम इसके ऊपर में बोल पा रहे हैं और ये दिल्ली की जनता इसको समझेगी कि आज प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कितना बड़ा काम किया। और मैं प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं। हमारे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही 15 साल और अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है 9 साल से। 22-25 साल में आज तक इन्होंने दिल्ली की एक भी कॉलोनियों को पास नहीं किया। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के पास में हम सारे सांसद मिलकर, दिल्ली के भाजपा के हमारे विधायक मिलकर गए और हमने मांग करी कि दिल्ली की कॉलोनियों को पास करो, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख लोगों की जिंदगी के ऊपर जो हमेशा तलवार थी उसको हटाकर सारी कॉलोनियों को पास किया।
क्योंकि ये भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी में सारे सांसद के जिलों के उनके क्षेत्रवासी उनके वोटर ये यहाँ पे दिल्ली की कॉलोनियों में रहते हैं और ये सैकड़ों की संख्या में रहते हैं। तो ये बिल जो आया है ये सभी सांसदों के लिए है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, बिहार के लोग भी रहते हैं और यहाँ पे झारखंड के लोग भी रहते हैं, कश्मीर के लोग भी रहते हैं। तो ये सभी सांसदों के लिए बिल है, तो सभी को आपको इसको समर्थन करना चाहिए। मैं केवल थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ये जो बार बार कहते हैं अनऑथराइज कॉलोनी, ये अनऑथराइज कॉलोनी है क्या? हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 7 लाख थी, 8 लाख थी। उसके बाद में 2001 में हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन हो गई 1.5 करोड़, आज हो गई दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़। अब आबादी बढ़ती जा रही थी, परिवार बढ़ते जा रहे थे, मगर जो दिल्ली के उस समय 50 साल पहले 60 साल पहले दिल्ली में हमारे यहाँ पे जो सरकार होती थी, भारत की जो सरकार होती थी कांग्रेस की, या जो डिपार्टमेंट होता था डीडीए, कोई पॉलिसी नहीं है दिल्ली में। अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपका परिवार बढ़ गया तो आज भी कोई पॉलिसी नहीं है। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हरदीप पुरी जी का, भारत सरकार का और जो हमारा विभाग है डीडीए उसका, कि जो नया मास्टर प्लान आ रहा है आप उसमें नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि लोग अपने एग्रीकल्चर लैंड में उसको कॉलोनी को पास करवाकर फिर वहां पर मकान बनाएं। तो वो अनऑथराइज नहीं बोला जाएगा, वो अधिकृत बोला जाएगा, ऑथराइज बोला जाएगा। ये जो अनाधिकृत वर्ड है ये अगर किसी को खत्म करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये उनका सौभाग्य है कि जो काम ये कांग्रेस 50-60 साल के रूल में नहीं कर पाई, ये उनका सौभाग्य था, ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो सारे काम, वो सारे पाप को धोने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों होना था, इसलिए ये काम हुआ और ये सारी कॉलोनियां पास हुई। सर ये कांग्रेस ने खुद तो कुछ किया नहीं 60 साल 70 साल, और आज जब हम करने को आए तो आज भी ये चिल्लाते, आज भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज दिल्ली की कॉलोनियां पास हो रही हैं, वहां पे इनके रिश्तेदारों के भी प्लॉट होंगे, इनके एमएलए ने भी, इनके मंत्री ने भी प्लॉट काटे हैं, जो है कॉलोनियां काटी हैं। आज उसके भाव भी बढ़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पास किया, तो भी ये लोगों के पेट में दर्द होता है। और आज भी ये हमारे हर काम में अड़ंगा डालने का काम करते हैं। हमारा काम नहीं था कॉलोनियां पास करना, ये काम था दिल्ली सरकार का, केजरीवाल का, शीला दीक्षित जी का। क्योंकि उन्होंने कोई कॉलोनी पास नहीं करी इसलिए प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और उन्होंने सारी कॉलोनियां पास करी। ये सारी कॉलोनियां पास होने के बाद भी काम नहीं हो रहे, इसलिए मैं हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज भारत सरकार जो है इन कॉलोनियों में पानी की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है, तो सीवर की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है और इनके टॉयलेट बनाने के लिए भी पैसे देती है। वहां की सारी सुविधाएं करने के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है। सर एक बार 1996 में हाई कोर्ट ने एक बार सारी कॉलोनियों को तोड़ने का ऑर्डर कर दिया था। उस समय हमारी दिल्ली में सरकार थी, उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो हाई कोर्ट गए। उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि आज जो है सरकारी वकील बहस नहीं करेगा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बहस करूंगा। तब उन्होंने वहां पर बहस करी, उसके बाद में कोर्ट का ऑर्डर बदला, जो सारी कॉलोनियों के ऊपर में बुलडोजर चलने वाला था, अगर उसको बचाने का काम भी 1996 में किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। सर अभी परिवार बढ़ गए तो ये कॉलोनियां आज भी कट रही। मैं इसलिए हमारे मंत्री जी से एक मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जो नया मास्टर प्लान बन रहा है 2041, सर कृपया उसके अंदर में जीडीए पॉलिसी जो आने वाली है उसको लागू किया जाए और उसके साथ में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू किया जाए। क्योंकि अगर ये पॉलिसी नहीं आएगी, सर आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में मेरी लोकसभा में ऐसे ऐसे गांव की जमीन है जहां पर 2 करोड़ रुपया एकड़ में जमीन मिलती है, और उसी के 1 किलोमीटर दूर में गुड़गांव में चले जाओ तो वहां पर 20 करोड़ रुपए एकड़ में जमीन मिलती है, क्योंकि वहां पे अपना पॉलिसी है। हमारे दिल्ली में पॉलिसी नहीं है। इसलिए अगर कोई पॉलिसी आ जाएगी, सरकार लेके आएगी मास्टर प्लान में, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और ये कॉलोनियां, नई कॉलोनियां कटने से बच जाएंगी और सारी अधिकृत कॉलोनियां ही आएंगी। यूपी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मंत्री परिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज मंत्री परिषद के समक्ष 20 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें से 19 प्रस्तावों पर मंत्री परिषद की सहमति मिली है। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज मंत्री परिषद के समक्ष कुल 20 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव विड्रा हुआ, बाकी 19 पर सहमति मिली मंत्री परिषद की। ये औद्योगिक विकास विभाग का ये दूसरा
प्रस्ताव जो मंत्रिपरिषद ने जिस पर सहमति दी है, खासतौर से लीगेसी स्टाइल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए अमिताभ कांत एक्स-सीईओ नीति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रिपरिषद ने सहमति दी है। इसमें खास तौर से दो बातें हैं। एक तो जो बायर्स का इंटरेस्ट पहले देखा गया कि बायर्स को जो भी खरीदार हैं उन लोगों को तत्काल उनका पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री उनकी हो जाए। साथ ही साथ जो पीरियड एक जीरो पीरियड जो घोषित किया है कोरोना के काल की वजह से, उसमें इंटरेस्ट वेव हो जाए। उसी के आधार के ऊपर मंत्रिपरिषद ने इस पर सहमति दे दी है। कमर्शियल और स्पोर्ट्स वाले या इंटरटेनमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होगा, बाकी सबके ऊपर लागू होगा। इसका लाभ ये मिलेगा कि अभी तक जो एनसीआर में इंडियन बैंक एसोसिएशन के एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में लगभग 4.12 लाख ऐसे घर हैं जो डेवलपर्स की खराब वित्तीय स्थिति की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से 2.40 लाख घर एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में स्थित है। समिति की उक्त संस्तुति लागू होने पर घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी तथा रुकी हुई परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर बिल्डरों द्वारा फ्लैट घर के बायर्स को पूर्ण निर्मित फ्लैट नियत समय में उपलब्ध होंगे। क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति मिलेगी। ये जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या एनसीआर रीजन में जिन लोगों के आज बने मकान पड़े थे या मकान में कब्जा हो गया था लेकिन कभी उन लोगों को पोजीशन नहीं मिला था, उन लोगों के लिए खास तौर से ये एक समिति गठित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। उसको उसकी रिपोर्ट के ऊपर आज सहमति हमारे मंत्रिपरिषद ने दी है। इसमें खास तौर से समिति की ये संस्तुति थी कि क्रेता आज की तिथि में निवास कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सब लीज डीड तत्काल कराया जाना चाहिए। दूसरा ये था कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में दृष्टिगत 1/4/20 से लेकर 31/3/20 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। जीरो पीरियड का मतलब यह है कि उतने पीरियड का उनके ऊपर ब्याज लोड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रस्ताव भी जो हमारे औद्योगिक विकास का ही है, इसमें खास तौर से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अनुबंध कराए जाने विषय जो शासनादेश 14/4/23 द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की दिनांक 29 सितंबर 2023 को संपन्न प्रथम बैठक की गई संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी जो गठित हुई थी, खासतौर से इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के लिए इनको लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने का आज सहमति मिल गई। तीसरा प्रस्ताव ये है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क हमारी आलू की पैदावार जो है वो बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा आलू के जो काश्तकार हैं उनको लाभ के लिए ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क भूमि लीज पर दिए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव 22/8/23 को कैबिनेट ने मंजूर किया है। उसमें यह था कि स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि चूंकि स्टाम्प विभाग ने इसके ऊपर एतराज किया कि ये एक बोर्ड है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होता तो स्टाम्प ड्यूटी और उसकी छूट दी जा सकती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता तो छूट दी जा सकती थी। लेकिन ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड ने इसको जब एक्वायर किया तब ये पता चला कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट सोमोटो नहीं होगी, इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो आज खास तौर से ये प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आया कि जो 10 हेक्टेयर भूमि जो दी गई थी इस बोर्ड को कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण में ये बोर्ड है और 99 वर्ष के लिए इसको भूमि को दिया गया है ताकि आलू के काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। आज कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव मंजूर हुआ वो ये था कि स्टाम्प शुल्क 37,50,000 तथा रजिस्ट्री शुल्क 7,50,000 इसमें छूट दिए जाने का प्रस्ताव आज आया था, तो वो आज कैबिनेट के मंच से मंजूर हो गया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।